Yes, ठीक sir. है। Good morning, sir. Firstly, brief about yourself to all the panel members. Yes, sir. My name is Akash Kumar Sinha. I have completed diploma in civil engineering from Government Polytechnic Nirsa Dhanbad. After that, I have completed AMIE from the Institution of Engineers. Since for last 5 years, I have been working in a NHAI project with a private firm. Now my project name is Meerut Bulandshahr NH 334. ठीक है। एंड कौन से ईयर में आपने डिप्लोमा किया और कौन से ईयर में आपने बीटेक किया? मेरा सर डिप्लोमा का सेशन था 2013 से 2016 का, और AMI मैंने किया है 2019 में कंप्लीट हुआ है सर, 2019। अच्छा, 2013 से 2016 में आपने डिप्लोमा किया ना, और उसके बाद सर, में और 16 से 19। बीटेक कौन से कॉलेज से किया आपने? ये सर बीटेक के इक्विवेलेंट कोर्स है द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स कलकत्ता। ठीक है, एक एसोसिएशन है जो कि डिग्री प्रोवाइड करती है इक्विवेलेंट टू इंजीनियरिंग, और ये डिप्लोमा के बाद लेटरल एंट्री हो जाता है, तो 3 साल में कोर्स हो जाता है पूरा सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और जैसे अभी आपने बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि आप एक प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े हुए हैं, क्या बेसिकली आपका उसमें रोल रहता है, क्या रोल रहता है उस प्रोजेक्ट में आपका? जैसे मेरी कंपनी सर लासा प्राइवेट लिमिटेड NHAI का प्रोजेक्ट लेती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो मैं अपने फर्म में एज ए इंजीनियर काम करता हूँ। मेरा मेनली साइट वर्क, अपना रोड वर्क है सर 61 किलोमीटर का, तो उसके जो भी मेंटेनेंस के रिगार्डिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम है, वही हमारी कंपनी, हम उसी में काम करते हैं एज ए जूनियर इंजीनियर। ठीक है। एंड किस जगह से आप बिलोंग करते हो? मैं सर गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, झारखंड। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए आप अपने बारे में। सर गढ़वा, जैसे पूरे झारखंड में 24 जिले हैं, गढ़वा का एक मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं सर कि इट इज द सिंगल डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड विच टचेस द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश। और मेरा गढ़वा जिला जो है, वहाँ का एक स्पेसिफिकेशन और है कि वहाँ जैसे झारखंड में मिनरल्स पाए जाते हैं, तो गढ़वा में हमारा एक तुलसीराम माइंस है जहाँ से डोलोमाइट पाया जाता है। और गढ़वा जिला जो है 3 स्टेट को टच करता है, गढ़वा जिले की बाउंड्री। एक कौन से स्टेट को? उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला टच करता है, फिर बिहार का रोहतास जिला टच करता है, और छत्तीसगढ़ का सरगुजा डिस्ट्रिक्ट। गढ़वा इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विच टचेस द उत्तर प्रदेश, ओनली वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड दैट टचेस द बाउंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है। एंड आपकी जो डिपार्टमेंट है उनमें क्या क्या फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है आपकी? फर्स्ट प्रेफरेंस है रोड कंस्ट्रक्शन। आप प्रेफरेंस का ऑर्डर बताइए एक बार आप। पहला है सर रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, सेकेंड है वाटर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटरी डिपार्टमेंट, और थर्ड वन इज वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। थर्ड आपने वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट WRD को थर्ड पे क्यों रखा? क्या रीजन है उसके पीछे? सर ये जैसे मैं अगर JPSC की जो वर्तमान वैकेंसी है उसमें 3 ही डिपार्टमेंट का सीट निकला है, रोड कंस्ट्रक्शन, वाटर किया सर। तो वाटर रिसोर्सेज, जैसे मैं हाईवे से जुड़ा हुआ हूँ सर करीब 5 साल से, मैं आगे भी चाहता हूँ कि मैं रोड कंस्ट्रक्शन में ही अपने करियर को आगे ग्रोथ करूँ, तो इसलिए मैंने फर्स्ट उसको रखा, ड्रिंकिंग वाटर को रखा, उसके बाद 3 ही डिपार्टमेंट है, तो थर्ड पे आ जा रहा है वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। ठीक है। PWD मिनिस्टर और जो अपने रोड डेवलपमेंट है वो किसके पास में है अभी झारखंड में? झारखंड में चीफ मिनिस्टर अपने पास रखे हुए सर। जैसे सर झारखंड में PWD का विभाग नहीं है, 1982 से पहले PWD था, 1982 के बाद PWD झारखंड ब्रेक्स इनटू 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। PWD है ही नहीं झारखंड में, ये तीनों अलग अलग है। तो ये जो मिनिस्ट्री है रोड कंस्ट्रक्शन की, वो मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रखे हुए हैं। ठीक है। और ऐसी क्या क्वालिटीज है आपके पास में कि JPSC में हम लोग आपको सेलेक्ट कर लें? व्हाट आर द क्वालिटीज यू हैव? I have completed the required qualification is required for JPSC, and also I have working since for last 5 years in a highway project, so that I think I am eligible for the road construction department, that the project that are running in Jharkhand। झारखंड में आने वाले समय में जितने भी हाईवे के प्रोजेक्ट आने वाले हैं, मुझे लगता है क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन तय किया है विभाग ने, वो तो हमारे पास है ही। ऑल्सो मैं एक पहले से रोड कंस्ट्रक्शन के काम में वर्केबल हूँ।
मुझे लगता है आई कैन बी सेलेक्टेड। ठीक है, completed from my side, and I will give the feedback in the last. For the remaining portion, I will hand over this interview to the Mahima ma'am. Mahima ma'am. जी सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपका नाम बताएंगे एक बार आप? आकाश कुमार सिन्हा। आ- मेनली हाईवे इंजीनियरिंग मैम। उसके हाईवे अलावा? इंजीनियरिंग इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। उसके अलावा और कोई नहीं? नहीं, उसके अलावा जैसे विषय तो सिविल इंजीनियरिंग टोटल 13 सब्जेक्ट है, पढ़ाने सारे ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर वाटर हाँ। वाटर रिसोर्सेज भी है, इरिगेशन वगैरह, उसके बाद सॉइल मैकेनिक्स भी अच्छा है जी मैडम। आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है, If you अभी आपने want to बताया say सर about को। sequence, then yes. चलिए ठीक है। आकाश, अभी आपने सर को बताया कि आपके वहां पे डोलामाइट मिलता है, डोलामाइट ना? जी, गढ़वा में डोलोमाइट मिलता है जी। हाँ, तो किस टाइप का रॉक है डोलामाइट? डोलोमाइट मुझे लगता है इग्नियस रॉक है मैडम, डोलोमाइट इग्नियस। डोलामाइट मिलता है या डोलेराइट मिलता है? नहीं, डोलोमाइट मिलता है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट CaMgCO3। डोलेमाइट मिलता है, तो आप जी क्या कह जी, रहे हैं कि इग्नियस रॉक है वो? मैं कंफर्म नहीं हूँ मैडम, सॉरी टू से। आप कंफर्म नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, सॉरी मैडम। कोई बात नहीं। एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप, एक नेशनल हाईवे है और एक एक्सप्रेस वे है, यस मैडम। उसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप उन दोनों को? जी मैडम, एक्सप्रेसवे जो है, जब इंडियन गवर्नमेंट ने थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान लाया, लखनऊ रोड प्लान 1981 में, तो एक्सप्रेसवे को इंट्रोड्यूस किया गया। एक्सप्रेसवे जो है नेशनल हाईवे का मॉडिफाइड फॉर्म है। एज ए इंजीनियर अगर मैं बताऊं तो नेशनल हाईवे की क्वालिटी को और मॉडिफाई किया गया है, डिजाइन स्पीड को और ज्यादा मॉडिफाई किया गया है। जैसे अगर हम नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो स्पीड लिमिट 100 kmph रहता है, लेकिन जब हम एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो हमारा स्पीड लिमिट 120 kmph हो जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो ठीक है। नेशनल हाईवे में बैरिगेटिंग नहीं प्रोवाइड किया गया है। एक्सप्रेसवे जो है कंट्रोल्ड एक्सेस है, उसमें एंट्री और एग्जिट एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ही कंट्रोल होता है। जैसे नेशनल हाईवे में हम देखते हैं कि कई बार रोड चलते चलते जानवर आ जाते हैं बीच में, क्योंकि कंट्रोल्ड एक्सेस नहीं है, बैरिगेटिंग नहीं प्रोवाइड किया है नेशनल हाईवे में। लेकिन एक्सप्रेसवे में कंट्रोल्ड है, गाइड वॉल बना हुआ है, क्रैश बैरियर बना हुआ है, तो उसमें ऐसे कोई भी कहीं भी इंटर नहीं कर सकता। एंट्री और एग्जिट प्रोहिबिटेड है। ठीक है। एक आपने देखा होगा, आपने ट्रैवल किया होगा रोड्स पर, तो कहीं पर आपको व्हाइट कलर की सॉलिड बॉर्डर कंटिन्यूअस दिखती है ना? व्हाइट कलर की हेलो? solid- जी सॉलिड बॉर्डर कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखती है और कहीं पे वो बॉर्डर डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होती है। क्वेश्चन समझ गए मेरा आप? नहीं, नहीं समझ पा रहा हूँ मैडम, सॉरी। जब आप रोड पे ट्रैवल करते हो जी ओके। तो आपको रोड पर व्हाइट कलर की सॉलिड बॉर्डर दिखती है जो कंटिन्यूअस फॉर्म यस में यस होती यस, है, रोड लगातार मार्किंग, चल रही होती है। रोड मार्किंग जी। जी रोड मार्किंग। क्या समझते हो उससे आप? क्यों बनाई जा रही है वो डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस फॉर्म में? जी, जैसे जो रोड मार्किंग है, जो एज पे रोड मार्किंग रहेगा, एज पे और शोल्डर साइड वो कंटिन्यूअस रहेगा, और बीच का जो मार्किंग रहता है वो डिसकंटिन्यूअस रहता है, एक पर्टिकुलर गैप पे रहता है, वो लेन को डिवाइड करता है। जैसे उसके टू अलावा वे कोई है, और पर्पस है उसका? उसके अलावा और कोई पर्पस है ट्रैफिक उसका? ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के अलावा, लेन अलग करने के अलावा मुझे नहीं लगता कोई पर्पस है। लेन को ही सिर्फ अलग करता है जी। ठीक है। लेन को अलग करता है, स्पेसिफाई करता है वन अपकमिंग और अप और डाउन ट्रेवलिंग को। आपने देखा होगा जो डिवाइडर होते हैं, जी डिवाइडर, वहां पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा आजकल उगाए जा रहे हैं। ठीक है, जी तो जी उसका, अदर देन इन द एनवायरमेंट इफेक्ट, एनवायरमेंट को तो वो फायदा पहुंचा ही रहे हैं, जी। उसके अलावा और क्या उनका इम्पोर्टेंस है?
जैसे जो अपना दो, अगर 4 लेन हाईवे है, दो हाईवे अलग हुआ तो बीच में मीडियन प्रोवाइड किया गया डिवाइडर, उसके अंदर प्लांटेशन का प्रोविजन है एज पर NHAI गाइडलाइंस। तो प्लांटेशन एक तो जैसे नाइट अगर हम रात को ट्रेवल करते हैं तो जो हेडलाइट डिस्टेंस सारी गाड़ियों का ऑन होता है, वो दोनों अगर सामने सामने रहेगा तो कोलाइड कर जाएगा। तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस सामने वाले का आने वाले को सीधा ना पड़े। और इसके अलावा व्हीकल से जो भी गैसेज रिलीज होते हैं, सल्फर ऑक्साइड, डाइऑक्साइड वगैरह, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब गैसेस को भी एब्जॉर्ब करता है, डस्ट को भी एब्जॉर्ब करता है प्लांट, और कोलाइडर लाइट का जो कोलिजन है उसको प्रिवेंट करता है। आकाश, सॉइल का स्टेबलाइजेशन क्यों करते हैं? जैसे हम जो भी कोई भी स्ट्रक्चर हमें सॉइल के ऊपर बनाना हुआ, तो अगर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी एज पर रिक्वायर्ड नहीं है, हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, तो सॉइल को हम स्टेबलाइज करके, रेनफोर्स करके उसको और ज्यादा मजबूत करते हैं, ताकि हम अपने स्ट्रक्चर का जो रिक्वायर्ड कैपेसिटी है उतना बियरिंग कैपेसिटी हम सॉइल को दे सके। क्या समझते हैं आप बियरिंग कैपेसिटी से? बियरिंग कैपेसिटी कोई भी सॉइल की स्ट्रक्चर को स्टेबल करने की जो कैपेबिलिटी है, ये बियरिंग कैपेसिटी है, ताकि मतलब हम सॉइल पे स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर ये पंच न कर जाए, स्टेबल जिस लेवल पे हमने बनाया है वो लेवल मेंटेन रहे फॉर ए लॉन्ग टाइम। बियरिंग कैपेसिटी इज दोबारा द फॉर्म ऑफ द बताइएगा। स्ट्रेंथ। बियरिंग कैपेसिटी दोबारा इज द, बताइए। जी मैडम, bearing capacity is the one of the strength of soil, one of the property and also one of the strength property of the soil, which stabilize the structure that may be constructed on it, that will be constructed on it. बियरिंग कैपेसिटी स्टेबलाइज कर रही है स्ट्रक्चर को। मतलब स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं उसको स्टेबल कर रही है, ताकि हमारा स्ट्रक्चर को। हेलो आकाश। जी मैम, जी मैम, सॉरी मैम, पता नहीं सिस्टम हैंग कर गया। कोई बात नहीं आकाश। हाँ, हम लोग बियरिंग कैपेसिटी पे बात कर रहे थे। व्हाट इज Yes, बियरिंग कैपेसिटी? yes ma'am, bearing capacity is one of the property of the soil that bears the load that acts on the soil. फाउंडेशन कोई भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो उसका लोड फाउंडेशन में पड़ रहा है, तो फाउंडेशन से जो लोड ट्रांसफर हो रहा है सॉइल पे, तो सॉइल बियरिंग कैपेसिटी एक प्रॉपर्टी है जो कि फाउंडेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो बियरिंग कैपेसिटी प्रॉपर्टी है? आप ये कहना चाह रहे हैं बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की प्रॉपर्टी है? जी, वन ऑफ द स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी, यस। हेलो। स्ट्रेंथ है जी, स्ट्रेंथ है मैडम। जी यशवंत सर, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। कनेक्टेड हो मैम? यशवंत ओके सर। मैम, ओके मैम, ओके ये गुड मॉर्निंग ओके सर। मैम। गुड मॉर्निंग आकाश। यस सो आपने बोला कि सॉइल मैकेनिक्स जो है वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है आपका। हाईवे इंजीनियरिंग वन ऑफ द फेवरेट, हाईवे इंजीनियरिंग भी वन ऑफ द फेवरेट सेकंड सब्जेक्ट। प्रेफरेंस। यस। ओके, तो हाईवे के अंदर सिग्नल डिजाइन कौन कौन से मेथड से किया जाता है? सिग्नल डिजाइन अगर आप करेंगे तो कौन कौन से मेथड से करेंगे? रोड डिजाइन की बात करें? सिग्नल डिजाइन, सिग्नल, रोड पे सिग्नल नहीं देखे आपने? रोड पे जी, सिग्नल देखे सिग्नल होंगे। डिजाइन, जी सिग्नल, यस यस। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ तो सिग्नल डिजाइन? एक वेबस्टर मेथड मुझे याद आ रहा है सर। यस सर, वेबस्टर मेथड सर, वेबस्टर मेथड याद आ रहा है, और इसके अलावा अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। व्हाट इज द वेबस्टर मेथड, क्या होता है ये? वेबस्टर मेथड, वही पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द वेबस्टर मेथड? डिफाइन, एक्सप्लेन करिए थोड़ा। वेबस्टर मेथड ये एक फॉर्मूला, इसमें टोटल टाइम लॉस्ट और ऑप्टिमम साइकिल, वेबस्टर मेथड के थ्रू हम ऑप्टिमम साइकिल टाइम फाइंड करते हैं, जिसमें हम कंसीडर करते हैं ये टोटल लॉस्ट टाइम और एम्बर टाइम। ये मैं ज्यादा डिटेल नहीं हूँ सर इसके बारे में। ओके, ठीक है। आपने हाइपोटेनियस अलावेंस सुना है? हाइपोटेनियस अलावेंस सर्वेइंग में सुना है सर। एक्सप्लेन कीजिए इसको, क्या होता है ये टर्म?
जैसे जब हम सर्वे करते हैं स्लोपिंग ग्राउंड पे, तो स्ट्रेट पोर्शन और स्लोपिंग पोर्शन के बीच का डिफरेंस देता है हाइपोटेंशुअल अलाउंस। ए डैश सेक थीटा माइनस 1, ये कंप्लीट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और स्लोप डिस्टेंस दोनों के बीच का डिफरेंस प्रोवाइड करता है हाइपोटेंशुअल अलाउंस। क्या वैल्यू होती है इसकी? ए डैश सेक थीटा माइनस 1। ए डैश सेक थीटा जी, माइनस। मतलब अगर एक मैं फिगर ड्रॉ करूं तो जो ठीक है, पॉइंट ठीक है, ए है ओके, ए डैश पे ओके, शिफ्ट करेंगे आप। 100 ओके। इंटू सेक थीटा माइनस 1, 100 इन ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस 1। श्योर है आप? यस सर, 100 इंटू सेक थीटा माइनस 1 लिंक्स, थीटा इज द स्लोप लिंक्स। एंगल। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, लीव इट, कोई बात नहीं। यस सर। सॉइल लिक्विफेक्शन सुना है वर्ड आपने? क्या होता है सॉइल लिक्विफेक्शन? सॉइल लिक्विफेक्शन अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, मैंने पढ़ा है सॉइल लिक्विफेक्शन। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा है माइल्ड स्टील का? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यस सर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं, स्ट्रेस जी। स्ट्रेन कर्व पढ़ा है आपने? जी अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करूं जी माइल्ड स्टील के केस के अंदर, इन जी। कंप्रेशन फोर्सेस, ठीक है, जी, ठीक है, इन कंप्रेशन में बात कर रहा हूं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन, या फिर अगर हम टेंशन की बात करें, फॉर एग्जांपल, चलो टेंशन में बात कर लो आप। अगर टेंशन की बात करते हैं तो टेंशन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्चर पॉइंट इन द केस ऑफ माइल्ड स्टील? क्या वैल्यू आती है फ्रैक्चर पॉइंट की सर? फ्रैक्चर पॉइंट की? क्या वैल्यू आती है? ये अल्टीमेट लोड के बाद चला जाता है सर। अगर मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ लोअर एंड पॉइंट पे तो आई एम नॉट आस्किंग यू द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्चर पॉइंट, मैंने फ्रैक्चर पॉइंट की डेफिनेशन पूछी नहीं आपसे। आई एम आस्किंग यू द वैल्यू एट विच द माइल्ड स्टील विल रीच एट इट्स फ्रैक्चर पॉइंट। कौन सी वैल्यू पे, कौन सी स्ट्रेन वैल्यू पे आपके पास माइल्ड स्टील का फ्रैक्चर पॉइंट देखने को मिलेगा? लगता है 2% से ज्यादा स्ट्रेन पे सर। आई एम नॉट श्योर अबाउट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? क्या होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? सुना है आपने ये वर्ड? यस सर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है। मॉडुलस ऑफ स्ट्रेस और इलास्टिसिटी स्ट्रेन का आल्सो नोन एज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रेशियो है। यस। कंक्रीट के टर्म में, कंक्रीट के कॉन्टेक्स्ट में, आरसीसी के कॉन्टेक्स्ट में जी, किस किस तरीके से डिफाइन किया जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को? एक तो हो गया सर शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और एक हो गया लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लॉन्ग टर्म वाले में हम क्रीप को कंसीडर करते हैं। अच्छा, जी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, यही दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। क्या होता है क्रीप कोफिशिएंट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रीप कोफिशिएंट? क्रीप कोफिशिएंट, जैसे अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस की, ई डैश बराबर ई बटा 1 प्लस थीटा। तो जो थीटा का वैल्यू है ये डिपेंड करता है एज पे। जैसे 1 वीक के लिए मैंने अगर हम आपसे बात पूछा है करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रीप कोफिशिएंट? क्रीप कोफिशिएंट का मतलब क्या है? वैल्यू तो कहाँ पूछी मैंने आपसे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रीप कोफिशिएंट? ये एज के डायरेक्टली एज पे डिपेंड करता है सर। इसके अलावा सॉरी ओके, सर, कोई बात नहीं। एज पे कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली मतलब डिपेंड करता है, लीनियरली डिपेंड करता है, या किसी और तरीके से नहीं, डिपेंड? इनवर्सली भी इसको नहीं बोल सकते हैं। जैसे मतलब जैसे एक साल की हम बात करें तो 1.1 होता है वैल्यू। अगर एक मंथ की बात करें 1.6 हो जाता है, और एक वीक की बात करें तो 2.2 हो जाता है। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ रहा है तो क्रीप कोएफिशिएंट की वैल्यू घट रही है। अच्छा, वी कैन से क्यों घट रही इनवर्सली है? प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये? जी जी, बोल श्योर है सकते हैं आप? सर। समय जैसे जैसे बढ़ रहा है क्रीप कोएफिशिएंट की वैल्यू घट रही है सर। श्योर है आप? जो आप कह सर रहे हैं ये वो श्योर है? एग्जैक्टली इनवर्सली नहीं है, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन इसमें नहीं है सर। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो डायरेक्टली दिया रहता है कि 1 वीक में 2.2 वैल्यू होनी चाहिए, इस टाइप का। चलो ठीक है। आपने कंक्रीट में देखा होगा, एक हम क्यूब से टेस्ट करते हैं, एक सिलेंडर से टेस्ट करते हैं। जी, क्या डायमेंशंस होते हैं दोनों टेस्ट? जैसे क्यूब में सर 150 mm वन साइड का रहता है, 150 गुना 150 गुना 150 mm, ये क्यूब का हुआ। सिलेंडर में जब हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं तो हमें
ध्यान में रखना पड़ता है कि डाया और हाइट का रेशियो 2:1 होना चाहिए। जैसे सपोज अगर हम 30 सेंटीमीटर हाइट ले रहे हैं सिलेंडर का, तो 15 सेंटीमीटर डाया लेंगे। तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा आएगी, क्यूबिकल की ज्यादा आएगी या सिलेंडर की ज्यादा? क्यूब की ज्यादा आती है सर स्ट्रेंथ, क्या और रीजन? जो सिलेंडर की होती है ये 0.8 टाइम्स क्यूब स्ट्रेंथ होती है। सिलेंडर reason गिव्स होता है? मोर रिजल्ट, मोर एक्यूरेट रिजल्ट। क्या रीजन क्या है स्ट्रेंथ ज्यादा आने का, क्या रीजन है? सर मुझे लगता है क्यूब का ऑल 3 डायरेक्शन में डायमेंशन सेम होता है, लेकिन जो सिलेंडर की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये मुझे लगता है सिलेंडरनेस रेशियो का केस आ जाता है सर। इसका मतलब आप कह रहे हो कि अगर सब डायरेक्शन में डायमेंशन सेम है तो स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, तो इसका मतलब है अगर हम सर्कुलर सेक्शन ले लेते जिसके हर डायरेक्शन में डायमेंशन सेम होती है तो उसका तो और अच्छा आना चाहिए था स्ट्रेंथ। मुझे लगता है मैं गलत जवाब दे रहा हूँ उसका तो और अच्छा स्ट्रेंथ आना चाहिए था, फिर सर्कुलर सेक्शन क्यों नहीं लिया? स्फेरिकल में जी आना चाहिए था सर, लेकिन ओके ओके, कोई बात, ठीक है। व्हाट इज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट? क्या होता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ डायरेक्टली रिलेटेड विद द बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डायरेक्ट बेंडिंग से रिलेट करता है सर। मतलब हम कंक्रीट में डायरेक्ट टेंसाइल फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो टेंसाइल को हम रिलेट करते हैं बेंडिंग से। तो वन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बेंडिंग को शो करता है। टेंसाइल को आप रिलेट करते हो बेंडिंग से, तो फिर स्प्लिट टेंसाइल कंक्रीट क्या में होता है? डायरेक्टली टेंसाइल स्ट्रेंथ अप्लीकेबल नहीं है सर। कंक्रीट पे हम डायरेक्ट टेंसाइल अप्लाई नहीं करते, हम फ्लेक्सुरल चलो वो तो, स्ट्रेंथ टेस्ट करते वो हैं। चीज मैंने आपसे नहीं पूछी, वो मैंने टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में आपसे नहीं पूछा मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, बताइए। इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी which resist the bending stresses in concrete. क्या वैल्यू होती है इसकी? यशवंत सर, 0.7 under root सॉरी तो FCK. यशवंत सर प्लीज कंटिन्यू। ओके सर। आकाश मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी सर। ठीक है, वापस से डिफाइन कीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। Yes sir, flexural strength of concrete is the one of the strength property that relates to bending, and its value is 0.7 under root FCK. 0.7 under root FCK. जी। What are the tests performed in laboratory to calculate the flexural strength of concrete? ये इसका मैं एक प्रोसेस पूरा मतलब बता सकता हूँ सर। एक जैसे क्यूबोर्ड What शेप का is the है। name? What is the name of the test performed to calculate the flexural strength of the concrete? I think split tensile strength. Sorry sir. Okay. What is the boiling condition of soil? क्या होता है boiling condition of soil? सुना है आपने? क्विक सैंड कंडीशन। यस सर, क्विक सैंड कंडीशन इसको और बॉइलिंग कंडीशन। ये Explain कीजिए। जी जी जी, जब अपवर्ड सीपेज प्रेशर इक्वल हो जाता है, जैसे जो सीपेज प्रेशर के बराबर जब होता है अपवर्ड सीपेज प्रेशर, दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तब बॉइलिंग कंडीशन अराइज होता है। श्योर हैं आप? ये लगभग अप्रोक्स इसी तरह का है सर, ओके। क्विक सैंड कंडीशन। यस आपने लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो सुना हो? यस सर। क्या डिफरेंस है दोनों में? जैसे लेमिनार फ्लो में जो फ्लूइड पार्टिकल हैं एक डेफिनिट पाथ में ट्रेवल करते हैं, और टर्बुलेंट फ्लो में ये रैंडमली ट्रेवल करते हैं सर। डिफाइंड पाथ नहीं रहता है टर्बुलेंट फ्लो में। बस यही डिफरेंस है दोनों में? जी, बेसिक डिफरेंस यही है सर। फंडामेंटल डिफरेंस लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में यही है जो पाथ का डिफरेंस है। जी, अच्छा, स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो करता है लेमिनार फ्लो के अंदर। अच्छा, तो आपने सुना होगा मोमेंटम ट्रांसफर, सुना होगा? क्या होता है मोमेंटम ट्रांसफर फ्लूइड के अंदर? मोमेंटम ट्रांसफर्स, आई थिंक इट्स रिलेट्स ट्रांसफर, टू। मोमेंटम ट्रांसफर, क्या होता है मोमेंटम ट्रांसफर? सॉरी सर। ओके, आपने सुना होगा मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, सुना होगा आप फ्लूइड के अंदर? यस सर, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। यस सर, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में ये टर्म है। कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंटम करेक्शन फैक्टर?
ये लेमिनार और टर्बुलेंट के लिए दोनों के लिए अलग अलग है। लेमिनार के लिए 1.33 है और टर्बुलेंट के लिए 1 है सर। अच्छा, श्योर हैं आप? आई थिंक यस सर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर? रेनॉल्ड्स नंबर्स इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो है सर। ओके, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? जैसे लेमिनार और टर्बुलेंट की अभी हम बात कर रहे थे, तो रेनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू है वो डिसाइड करता है कि फ्लो जो हमारा है लेमिनार होगा, टर्बुलेंट होगा या ट्रांजिशन फ्लो। ओके, ट्रांजिशन कर्व सुना है आपने? क्या होता है ट्रांजिशन कर्व? ट्रांजिशन कर ये हाईवे में सर। बिल्कुल, हाईवे जी में ट्रांजिशन कर, यस सर। क्या होता है ट्रांजिशन कर्व? जैसे सर्कुलर पोर्शन और स्ट्रेट पोर्शन दोनों को हम जब ज्वाइन करते हैं, तो जब स्ट्रेट पोर्शन हुआ तो उसका रेडियस इनफाइनाइट हुआ और सर्कुलर का एक डिफाइंड रेडियस को डिजाइन रेडियस हुआ। तो दोनों को हम स्मूथली मैच करें, इसके लिए ट्रांजिशन कर्व इंट्रोड्यूस किया जाता है हाईवे में, जिसका रेडियस इनफाइनाइट से घटते हुए सर्कुलर के रेडियस पे आकर मैच कर जाता है। ये तो जहाँ पे इसका कर्व पोर्शन है वहां हम इसका यूज करते हैं, जहाँ सुपर एलिवेशन होता है वहां भी ट्रांजिशन। क्या होता है सुपर एलिवेशन? जैसे जहां भी टर्निंग पोर्शन है सर हाईवे में, वहां हम एक साइड आउटर साइड को रेज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर साइड, इसी को सुपर एलिवेशन बोलते हैं। तो नेगेटिव सुपर एलिवेशन सुना होगा? ये रेलवे में मैंने पढ़ा है सर। क्या होता है नेगेटिव सुपर एलिवेशन? जैसे सपोज हमने कोई भी रेल्स डिजाइन किया, तो उस पे दोनों तरह की, जैसे पैसेंजर ट्रेन भी रन करती है और हाई स्पीड ट्रेन भी रन करती है। तो जब मेन ट्रैक से एक और ब्रांच ट्रैक जाता है, तो मेन ट्रैक पे जो हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया, लेकिन जो ट्रेन ब्रांच ट्रेन से होके जाएगी उसके लिए निगेटिव हो जाता है, मतलब उसको जो वैल्यू है पूरा नहीं मिल पाता है। सुपर एलिवेशन जो रिक्वायर्ड है, जो आउटर साइड को रेज होना चाहिए था, वो इनर साइड रेज हो जाता है। ये मेनली जब मेन ट्रैक से ब्रांच ट्रैक, दो ट्रैक आपस में टू डिफरेंट पाथ में जाते हैं, तब उस कंडीशन पे आता है निगेटिव सुपर एलिवेशन। ठीक है, आप ये बताइए, आपने रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ा है? यस सर। रेलवे इंजीनियरिंग में बताइए, अलग अलग तरह के गेज कौन कौन से होते हैं और क्या उनके स्पेसिफिकेशंस? व्हाट आर द डिफरेंट गेजेस इन रेलवेज? बताइए। यस सर, 3 टाइप्स का गेज हम जनरली पढ़ते हैं सर। जैसे मीटर गेज हुआ, उसका जो इनर डिस्टेंस है 1.676 है, मीटर गेज का 1 मीटर, और नैरो गेज का 0.762 मीटर है। इसके अलावा भी एक स्टैंडर्ड गेज है, मतलब फिलहाल हम 4 तरह के गेज पढ़ रहे हैं सर। तो ब्रॉड गेज सबसे वाइडर है सर, 1.676 मीटर। ठीक है, इसके अलावा मीटर गेज, नैरो गेज हुआ, इसके अलावा स्टैंडर्ड गेज है जो कि अभी मेट्रो में काम में लिया जा रहा है, जिसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इनर फेसेस के बीच 1.435। ठीक है। ट्रांसपोर्ट के अंदर राउंड अबाउट जब डिजाइन करते हैं तो व्हाट आर द फैक्टर्स कंसिडर्ड फॉर द डिजाइन ऑफ अ राउंड अबाउट? सर ये राउंड अबाउट डिजाइन करते समय हमें मेनली वीविंग का ध्यान रखना, मतलब जो ट्रैफिक कोलाइड ना करे, रोड एक्सीडेंट को हमें ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंट करना पड़ता है। राउंड अबाउट हमारा ब्लैक स्पॉट ना क्रिएट करे, और एंट्री रेडियस और एग्जिट रेडियस को हम विशेष ध्यान देना पड़ता है सर। ये नंबर ऑफ ट्रैफिक भी डिपेंड करता है। जैसे अगर 5000 व्हीकल्स पर आवर से ज्यादा ट्रैफिक है, तो वहाँ राउंड अबाउट हमारा अनइकोनॉमिकल हो जाता आकाश, आप ट्रांसपोर्ट से 5 साल से जुड़े हुए हो, है अप्रोक्सिएट सर। आप बताइए, आपने वर्ड सुना होगा मैग्नेटिक लेविटेशन। क्या होता है मैग्नेटिक लेविटेशन? मैग्नेटिक लेविटेशन। आई थिंक ये वर्ड, सॉरी सर। ठीक है आकाश, मेरे साइड से पार्ट हो गया आपका। कृष्णा सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू सर। महिमा मैम, आप कुछ पूछना चाहते हो? जी सर। हाँ मैम, कंटिन्यू प्लीज। आकाश, यस मैम। आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। जी।
आकाश, आपने ब्रिज भी देखे होंगे बने हुए, और एक आपने जी फ्लाईओवर देखे होंगे बने हुए। जी क्या जी फर्क है इन दोनों टर्म में, या कोई फर्क जैसे नहीं है? ब्रिज के अंदर वाटर बॉडी के ऊपर ब्रिज पड़ता है, कोई रिवर हुआ या कैनाल हुआ उसके ऊपर हम ब्रिज बनाएंगे, लेकिन जो फ्लाईओवर हुआ वो ग्रेड सेपरेटर हुआ। जैसे ट्रैफिक जहाँ पे रोड का इंटरसेक्शन होता है वहां पे जनरली राउंड अबाउट दिया जाता है, लेकिन जब हमारा ट्रैफिक मोर देन 5000 व्हीकल पर आवर को क्रॉस करता है तो फिर हम राउंड अबाउट हमारा इकोनॉमिकल नहीं हो जाता है, तो फिर हम ये प्रोवाइड करते हैं फ्लाईओवर। फ्लाईओवर या ग्रेड सेपरेटर भी इसको बोला जाता है, मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट को ये प्रिवेंट करता है, दोनों तरफ की ट्रैफिक अलग अलग निकल जाती है। ठीक है। एक आपने टर्म सुनी होगी, नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स, जी मैम। सुनी है? जी मैम। क्या फर्क है इन दोनों में? जी मैम, नॉमिनल मिक्स हम जनरली छोटे मोटे कामों के लिए करते हैं, इसमें डायरेक्टली वॉल्यूम वाइज हम मिक्स करके, जैसे अपना हम गांव के अंदर घर का काम करा रहे हैं तो उसमें नॉमिनल मिक्स यूज करते हैं। डिजाइन मिक्स प्रॉपरली डिजाइन होता है हैवी वर्क के लिए, डिजाइन वर्क के लिए, और इसमें बाई वेट डिजाइन होता है। नॉमिनल मिक्स हम ठीक बाई है, वॉल्यूम वाइज डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन जो डिजाइन मिक्स है वो हमें बाई वेट डिजाइन करना है। ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, जितने भी अपने सीवरेज पाइप्स होते हैं उनको फुल जी डायमीटर के लिए डिजाइन नहीं किया जाता, जी है ना? जी मैडम। तो ऐसा क्यों होता है? ये सीवरेज पाइप को फुल नहीं डिजाइन किया जा सकता है मैडम, ये ऊपर में कुछ वैल्यू छोड़ दिया जाता है ब्लैंक, मतलब एक तो हाँ, जैसे, सॉरी सॉरी मैडम, मैं मुझे रेडी करना पड़ेगा ये कुछ। चलिए कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। आपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पढ़े होंगे, जी वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, राइट? जी जी। तो कौन कौन से पैरामीटर होते हैं? ये कुछ फिजिकल होते हैं मैडम, कुछ केमिकल पैरामीटर्स होते हैं। जैसे अगर हम फिजिकल्स की बात करते हैं तो वन ऑफ द पैरामीटर इज टर्बिडिटी, टर्बिडिटी होता है। और जैसे केमिकल, ये पढ़ा हूँ मैम, लेकिन अभी ज्यादा रिकॉल नहीं कर पा रहा। चलिए कोई बात नहीं, आकाश, अब आपका इंटरव्यू जो है वो कंप्लीट करते हैं। आपको फीडबैक दिया जाएगा, सबसे पहले आपको एचआर का फीडबैक दिया जाएगा, उसके बाद टेक्निकल का फीडबैक दिया जाएगा, ठीक है? ओके मैडम। तो कृष्णा सर, प्लीज कंटिन्यू विद द ठीक है, फीडबैक। ठीक है। देखो आकाश, अब आपका इंटरव्यू ओवर हो चुका है। अब जो फीडबैक है वो अपन बात करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एचआर का आपको फीडबैक देता हूँ। देखो, नॉर्मली तो देखो एचआर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जेपीएससी की अपन जैसे बात करें उस वाले केस में, क्योंकि 200 नंबर का आपका इंटरव्यू है, तो एचआर पोर्शन थोड़ा सा उसमें बड़ा भी होगा, प्लस आपको बहुत ही इफेक्टिव उसमें देना पड़ता है। रीजन क्या है कि वो स्टार्टिंग पोर्शन होता है। तो देखो, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नॉर्मली नहीं होता है, बट फिर भी जैसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो वो अप टू द मार्क नहीं लगा। मींस कि एक सीक्वेंस उसमें आप फॉलो करो कि यार पहले आपने 10th कहाँ से किया है, 12th कहाँ से किया है, फिर डिप्लोमा और फिर अपनी डिग्री। ये थोड़ा सा मुझे ठीक था, बट उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग मोड लगा, मतलब वो अप टू द मार्क नहीं लगा। अपन को अच्छा स्कोर करना है तो थोड़ा एक सीक्वेंस वो अपन को फॉलो करना है, ठीक है। एक मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वाई सेलेक्टिव, मतलब ऐसी क्या क्वालिटी है आपके पास में कि हम आपको सेलेक्ट करें। तो आपने बताया वो ठीक है, बट उसमें कुछ एक क्वालिटीज भी ऐड करोगे सर, ये 3-4 क्वालिटीज मेरे में और है, तो ये इसलिए आप ये भी उसमें बोल सकते हो कि सर मैं सारे कैंडिडेट से तो नहीं मिला हूँ, उनसे तो आप ही मिल रहे हैं, बट मेरे में कुछ ये क्वालिटीज है, इस कारण आपको मुझे सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ये आप इस तरीके से बोल सकते हैं। प्लस नासा के प्रोजेक्ट जो आपका था उसके बारे में आपने बताया, मैंने आपसे जॉब प्रोफाइल का क्वेश्चन पूछा, बट सुनने के बाद में वो आंसर इंप्रेसिव नहीं लगा, मतलब लगा कि यार ओके, अब जस्ट मैंने आपसे पूछा आपने जस्ट उसको बता दिया। तो अपन को कहीं ना कहीं अलग एक यूनिक दिखना है, तो एक उसमें जो टर्म्स वगैरह है वो एक अच्छी सी आपको यूज लेनी पड़ेगी, तभी वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेकंड वन, जैसे आपने मैंने आपसे पूछा कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, वो आंसर ठीक था कि मैं इस रोड प्रोजेक्ट में कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरा फर्स्ट चॉइस ये आपकी ठीक है। बाकी इसी को ही आप करें, प्लस इसमें एक
चीजें आप और ऐड कर सकते हैं कि सर मेरे लिए क्या है कि सारे के सारे डिपार्टमेंट ही इक्वल है, बट मुझे चूज करने का मौका मिला और प्लस मैंने इस रोड प्रोजेक्ट में काम किया है, इसलिए मैंने उसको फर्स्ट चॉइस रख दिया। बाकी WRD को थर्ड रखने के पीछे भी कोई रीजन नहीं है, सारे डिपार्टमेंट इक्वल है, बट मैंने रोड प्रोजेक्ट में काम किया इसलिए मैंने फर्स्ट वाला उसमें रख दिया। प्लस पूरे के पूरे इंटरव्यू की अपन जैसे बात करें, कई जगह आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट जो कम्युनिकेशन वाइज अपन बात करें, कुछ एक जगह क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। कंफ्यूज से मतलब क्या, देखो एक्चुअली आपके इंटरव्यू में किसी भी क्वेश्चंस को बताने के 3 तरीके होता है। आपको आता है तो डायरेक्टली आप अटेम्प्ट करें, नहीं आता है तो सॉरी बोल दे, सॉरी बोल के खत्म करें, नहीं आता है तो उसको अटेम्प्ट नहीं करें, नहीं तो वो आगे थोड़ा सा दिक्कत उसमें करता है। तो ये थोड़ा सा आप देखें कि यार आता है तो अटेम्प्ट करें, नहीं तो सॉरी बोल के खत्म कर दे। और अगर कंफ्यूजन है तो बोल के ट्राई करें कि सर मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से कुछ एक ऐसा हो सकता है। तो अगर आप ऐसा यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि इन केस अगर क्वेश्चन गलत भी होता है तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग उसमें नहीं करता है। प्लस मैंने आपसे एक क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी पूछा, तो थोड़ा सा आपने बताया, वो अच्छा बताया। प्लस इसके बारे में थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट के बारे में और पढ़ लो, कुछ एक यूनिक चीज बताओ जो इंडिया मतलब लोगों ने सुनी नहीं हो क्या, जैसे नॉर्मली जो लोगों ने नहीं सुना हो वैसा कुछ बताओ। आपने बताया कि वो डिस्ट्रिक्ट से टच करता है, प्लस उसकी हिस्ट्री और जो पुराना जो पॉलिटिशियन वगैरह है उनका देख लो, कोई फेमस पर्सन हुआ हो या फिर कोई फेमस जगह वहां पे हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में है। बाकी जैसे अभी जेपीएससी की अपन बात करें, मेंस का रिजल्ट नहीं आया है तो सफिशिएंट टाइमिंग है, इस हिसाब से थोड़ा सा एक बार प्रिपेयर करो। बाकी जैसे एक्चुअली कि नंबर ऑफ मार्क्स जो है इंटरव्यू के वाले केस में 200 नंबर का इंटरव्यू, तो बहुत बड़ा इंटरव्यू है, तो अपन को परफेक्ट होना पड़ेगा तभी ये। बाकी अभी जो कंडीशन है उसके हिसाब से ओके टाइप है, मतलब ओके टाइप है। ये कुछ एक पॉइंट पे आप फोकस करो और बाकी हो जाएगा। बाकी आपके कोई एचआर के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें। अभी अभी मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है सर, मैं कांटेक्ट करूंगा सर, अभी फिलहाल मैं ठीक है। कुछ सोच नहीं और पा रहा हूं। फॉर द रिमेनिंग पोर्शन जो टेक्निकल के लिए है, यशवंत सर प्लीज कंटिन्यू फॉर द टेक्निकल फीडबैक। ओके सर। हाँ आकाश, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। क्या हो गया था आकाश, पूरे इंटरव्यू में आप एकदम कंफ्यूज लग रहे थे और कॉन्फिडेंस सर आपका बिल्कुल लो था, क्या हो गया? मैंने सर ठीक से रिवाइज नहीं किया है सर, मतलब अपने सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स को, जो भी टेक्निकल मैटर है मैंने मतलब रिवीजन अपना बाकी रख गया है। कोई कॉन्फिडेंट नहीं हूँ किसी पार्टिकुलर किसी भी प्रश्न को, 100% कॉन्फिडेंट नहीं था सर। देखो, आपको एक बात समझने की बहुत जरूरत है कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम था, जो मेंस का एग्जाम था, ठीक है, उसमें आपकी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो चुकी है, ठीक है। इंटरव्यू आपका इसलिए कंडक्ट हुआ जाता है क्योंकि आपकी कॉन्फिडेंस को चेक किया जाता है कि अगर आपको कुछ टॉपिक आता है, अगर आपको कोई टेक्निकल चीज आती है, तो आप कितना कॉन्फिडेंटली, कितना सही फ्रेमवर्क में आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर पाते हो, वो चेक किया जाता है इंटरव्यू पैनल के अंदर, ठीक है। टेक्निकल में आप कितने स्ट्रांग हो, क्या क्या आपकी प्रोफिशिएंसीज हैं, वो 2 एग्जाम में 2 स्टेजेस में आपका चेक हो चुका है। बात समझ में आ रही है? तो जितना भी आपने पढ़ा है उसको आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कोई कितना भी रिवाइज कर लो, वो आपका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है इंटरव्यू, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस, आप मुझे पूरे इंटरव्यू के दौरान ही, जब से मैंने आपसे क्वेश्चन शुरू किए तब से ही आप मुझे अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हो किसी भी तरीके से, ठीक है। दूसरा, आपने बोला आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जेन्युइन बात है कि आपने ट्रांसपोर्ट में काम किया, आपने रोड कंस्ट्रक्शन में काम किया है, तो आपने बोला कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ट्रांसपोर्ट। तो बहुत मुमकिन है कि अगर आप एक सब्जेक्ट बोलते हो इंटरव्यू के अंदर कि मेरा एक सब्जेक्ट फेवरेट है, तो बहुत मुमकिन है कि उसको छोड़ के बाकी सब्जेक्ट से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। वहां पर जब आप एक असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे बैठोगे तो वहां पे आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको ओवरऑल नॉलेज जो है सब्जेक्ट का, सिविल इंजीनियरिंग का कंप्लीट नॉलेज जो है वो आपके पास रहे। अगर आप स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट बोलोगे, सिर्फ मुझे सर सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही पसंद है, तो फिर बाकी चीजें जो हैं वो ऑन इंटरव्यू पैनल जो है वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ट्रांसपोर्ट को छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट से, ठीक है। तो उस समय आपका इंटरव्यू पूरी तरीके से बिगड़ जाए, इससे बेटर है कि आप एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाओ। इंटरव्यू पैनल को आप एक ऑप्शन दो कि सर मेरे पास ये सब्जेक्ट है, सॉइल मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, ये 3 सब्जेक्ट मेरे बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, इससे आप मुझे पूछ सकते, ठीक है। और मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, यस सर।
अब इंटरव्यू हो चुका है, अब रिलैक्स हो जाओ, अब कोई बात जी नहीं, जी ठीक है। और इसके बाद भी कोई भी आंसर अगर आपको नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई आंसर नहीं आ रहा है, मैं आपको ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ पूरे इंटरव्यू के अंदर, जब मैम भी क्वेश्चन पूछ रही थी, जब मैं भी पूछ रहा था, या सर ने पूछा एचआर के अंदर, आप हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आपने सब में कोशिश किया कि मैं पूरा आंसर दे दूं, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इंटरव्यू पे। अगर आपको सारे आंसर टू द पॉइंट सही आ रहे थे तब तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको बहुत जगह कंफ्यूजन था और आपने गलत अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस को, गलत तरीके से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश किया। एक दो क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा क्या आप श्योर हैं, आपने कहा श्योर हूं, और जबकि आपका आंसर गलत था, ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन गलत था। तो गलत चीजों पे श्योर होना ये एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है गवर्नमेंट जॉब के लिए, कि आप गलत चीजों पे श्योर हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो कॉन्फिडेंस आपको रखना है, दूसरी चीज आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट जो है इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है आकाश? ओके, महिमा मैम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर। आकाश जी मैम। सुन पा रहे हैं? यस मैम। आकाश देखिए, वैसे तो सर ने सारे पॉइंट आपको अच्छे से कंक्लूड कर ही दिए हैं, जी है ना, और कृष्णा सर ने भी आपको बता दिया है। एक चीज जो मुझे मतलब बाकी चीजें तो आपको वर्कआउट करनी है, एक आपने मुझे बताया नई चीज जो लगी मुझे कि आपके वहां पे डोलामाइट मिलता है, आपने उसे बताया भी, लेकिन आपको ये पता है कि डोलामाइट का इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी है ना, तो एटलीस्ट आपको उस पर वर्कआउट करना चाहिए था, ठीक है। ये मतलब बाकी स्टूडेंट से कुछ अलग था कि आपके स्टेट, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर निकलता है, तो एटलीस्ट आपको उसका इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप का रॉक है ना। मैंने आपसे ये पूछा था, आप उसको नहीं बता पाए, आप खुद ही बोल रहे हो उस चीज को, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी आपका एक नेगेटिव पॉइंट है ना। जो चीज आप बोल रहे हो एटलीस्ट उसके बारे में आपको सब पता हो, क्योंकि हमें तो वो नहीं पता ना कि आपके स्टेट में डोलामाइट मिलता है या नहीं मिलता, जी 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 है ना। तो जो, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से अराइज होगा जो आप बोल रहे हो, सारे क्वेश्चन जो अराइज होंगे वो वहीं से होंगे जो आपके शब्द हैं, राइट। तो शब्दों का चुनाव भी ऐसे करना है कि आप क्वेश्चनिंग से बचें, सामने वाला पूछने दो जो पूछ रहा है, कि आपके आंसर से क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। और भी काफी सारे पॉइंट थे, वैसे सर ने आपको कंक्लूड कर ही दिए हैं, जैसे बियरिंग कैपेसिटी है, आप उसको प्रॉपर्टी बता रहे हो, प्रॉपर्टी नहीं है बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी कैपेसिटी ही है ना। प्रॉपर्टी तो ये होती है, शियर स्ट्रेंथ है, ये सब प्रॉपर्टी है, बियरिंग कैपेसिटी प्रॉपर्टी थोड़ी ना है सॉइल की, है ना। जी तो इस तरह की बहुत सारी सिली मिस्टेक्स आपने की हैं, तो थोड़ा सा एक रिवीजन की जरूरत है आपको। पहले सर ने आपको बता ही दिया, 2-3 सब्जेक्ट आप बनाओ अपने अच्छे, उनपे उनके बेसिक बेसिक तैयार करो कि भाई ये डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है ना। और थोड़ा सा इफेक्टिव और प्रिसाइज आंसर दो, है ना। आपको पढ़ाना थोड़ी ना है, आपको पढ़ाना थोड़ी ना है, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, थोड़ा इफेक्टिव और प्रिसाइज आंसर दो, राइट। जी। ठीक है, कोई पॉइंट ओके आपका जो आप पूछना चाहते हो? अभी मुझे ऐसा कोई भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है प्रश्न। चलिए कोई बात नहीं फिर, ठीक है ना। जी मैं चलिए ऑल द कांटेक्ट बेस्ट। आई विल कांटेक्ट लेटर। यस हाँ ठीक है, ओके। हेलो, हाँ अभिषेक, क्या ना आकाश। जी आकाश। सर। यस सर। आकाश देखो, थोड़ा सा अब मुझे लगा कि यार थोड़ा सा जैसे फीडबैक के बारे में डर गया। अभी देखो इतना कोई टाइमिंग मतलब ऐसा कोई डरने वाला कोई चीज नहीं। हमने देखो आपको, हम लोग चाहते हैं कि आपका बेस्ट आउटपुट निकल के आए, तो जस्ट आपको थोड़ा सा वो बताया है। प्लस क्या है कि अभी सफिशिएंट टाइमिंग, अभी तो मेंस का रिजल्ट भी नहीं आया है, तो ये आपके लिए प्लस रहेगा कि आपको अपनी कमियां पता चलेगी कि यार मुझे आगे क्या करना है। तो अभी मेंस का रिजल्ट भी आना बाकी है, उसके बाद में फिर इंटरव्यू के लिए भी शॉर्ट लिस्टिंग बाकी है, तो टाइमिंग तो मतलब आराम से टाइमिंग है। तो अब अपन को आइडिया लग गया कि अपन को किस हिसाब से प्लानिंग प्रिपरेशन करनी है, उस हिसाब से प्लानिंग प्रिपरेशन करो, चीजें इंप्रूव हो जाएगी। बाकी क्या ना प्लीजिंग आपका, ये हमने सिर्फ ओनली आपके इंप्रूवमेंट के लिए सिर्फ नेगेटिव पॉइंट बताए, कुछ आपके अच्छे पॉइंट भी हैं, लाइक क्या नाम प्लीजिंग फेस है नेगेटिव आपका। पॉइंट पे काम करना है सर। यस सर। हाँ नेगेटिव पॉइंट पे काम करना है। प्लस एक अच्छा पॉइंट है आपका कि यार एक इनोसेंट प्लीजिंग फेस है आपका, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन आप जब आंसर परफेक्टली बताओगे तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फेस बहुत प्लीजिंग है आपका, मतलब बताने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप थोड़ा सा करो। बाकी मैं रिकॉर्डिंग भी आपकी इसके साथ में शेयर करूंगा, आप उसके थ्रू भी आप थोड़ा सा देखना है, आपको और समझ में आएगा। ये ठीक है, यही मैं और अभी यही मैं रिक्वेस्ट कर रहा था सर आपसे।
माने रिकॉर्डिंग मुझे रिकॉर्डिंग में मतलब एक आपको बार मैं अपना definitely- पूरा इंटरव्यू को अगर देखूं तो थोड़ा सा मुझे बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल 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 मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग में आपके साथ में अभी शेयर कर रहा हूँ। प्लस आप चीजों को जैसे इंटरव्यू के बाद में आप एनालाइज करना, और कोई भी आपको कभी भी डाउट का रिक्वायरमेंट हो देन आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करना, मैं आपके लिए प्रॉपर्ली वो सब कुछ चीजें अरेंज करूंगा। बाकी अभी सफिशिएंट टाइमिंग है, बस दिमाग पे फोकस करो कहाँ कहाँ अपन को करना। टेक्निकल का टेस्ट नहीं है, अपन को प्रेजेंट करने का टेस्ट है, ठीक है। बाकी कहीं को दिक्कत हो तो मुझे कॉल या आप व्हाट्सएप रिवर्ट कर दो, ठीक है। परफेक्ट श्योर सर, थैंक एंड थैंक यू। यू। थैंक यू सर। ओके।